लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान संपन्न हुआ। अब 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ जाएगा, लेकिन वोटों की गिनती से पहले सबसे ज्यादा माथापच्ची इस बात की हो रही है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, इसी को लेकर हमारे सहयोगी मनीष गोदारा और हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर ओम प्रकाश चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ओम प्रकाश, देश भर में चुनाव संपन्न हो गए हैं, एग्जिट पोल भी जारी हो रहे हैं। पहले बात करें राजस्थान की राजनीति, तो क्या लग रहा है अब की बार 25 या इससे कम? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का आभार प्रकट करना चाहूँगा। आज फिर सुमन हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं राजस्थान में, और सबसे पहले उन सभी मतदाताओं का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने इस राष्ट्र के लोकतंत्र के लिए वोटिंग की है और वोट रूपी जो इस अपना जो हवन है, यज्ञ है, उसको संपन्न किया है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही अंतिम जो चरण का चुनाव है वो संपन्न हुआ है जी। आपने क्वेश्चन किया सुमन 25 या कम। देखिए, पहली बात करें, राजस्थान में 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। पहली भारतीय जनता पार्टी, तो दूसरी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में यूं कहे कि 25 की 25 सीटें जो राजस्थान की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल रही है जी। अब की बार अगर बात करें कांग्रेस, पिछली बार कांग्रेस ने सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा है। राजस्थान में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 22 सीट पर चुनाव लड़ा है। 22 सीट में इसलिए बोल रहा हूँ, 3 सीटों की हम बात करें, चाहे वो सीकर से चुनाव लड़ने वाले अमराराम हो, नागौर से चुनाव लड़ने वाले हनुमान बेनीवाल हो, या इसके अलावा बाड़मेर जैसलमेर सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार बेनीवाल जी। तीनों सीटें इन्होंने अपने जो गठबंधन था, INDI गठबंधन था, उस गठबंधन के लिए छोड़ी है। गठबंधन कितना साथ देगा, कितना साथ नहीं देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, कौन जीत के आता है, कौन नहीं जीत के आता है। लेकिन अब की बार लग रहा है कि राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीट से अपना खाता सुमन अवश्य खोलेगी जी। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस और भाजपा के बीच में कितना मुकाबला रह सकता है? बिल्कुल, देखिए सुमन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। सिर्फ अगर कोई एजेंडा था लोकसभा चुनाव का, तो वो सिर्फ एक ही एजेंडा था कि मोदी का चेहरा, मोदी का विकास, राम मंदिर के मुद्दे पर, उधर 370 धारा पर, 3 तलाक पर, ये मुख्य मुद्दे थे सुमन, जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस के पास अगर कोई मुद्दे हैं तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने बयानबाजी में सिर्फ एक बात सामने लेकर आ रही थी कि लोकतंत्र को बचाना है। अब लोकतंत्र को कैसे बचाना है, क्या बचाना है, ये हम इस पे विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन राजस्थान की बात करें सुमन, तो राजस्थान में लगभग 3 से 5 सीटें वो सीट है जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि जीतेगा कौन, अंतराल कम रहेगा। 5 सीटों की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लाखों की संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया है, लाखों की संख्या में मतदाता है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं दावे के साथ में, अंतराल जो रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो सीटें हैं, 5 सीटें, उन 5 सीटों में अंतराल बहुत कम रहेगा। तो कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि राजस्थान में अगर कांग्रेस 2, 3 या 4 सीट लेकर आती है तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि अब की बार राजस्थान में 10 साल का जो वनवास का काल लोकसभा सीटों का इन्होंने जो रखा है और जो वनवास झेला है, वो वनवास कहीं ना कहीं अब की बार पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर सीधा सीधा मुकाबला सुमन भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, उनके बीच में सीधा मुकाबला देखा जा सकता है जी। ओम प्रकाश, पहली सीट की बात करें जो जयपुर लोकसभा सीट है, उस पे क्या स्थिति दिख रही है, कितना वोटिंग मार्जिन रहेगा? देखिए मनीष, बात करें जयपुर लोकसभा सीट, वो सीट है जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। चाहे वो पहले 2 बार यहाँ से चुनाव जीतकर आए रामचरण बोरा, जिन्होंने पहली बार चुनाव जीता, वो 8 लाख से अधिक मतों से उन्होंने विजय प्राप्त की। फिर उसके बाद उन्होंने चुनाव जीता, लगभग 3.5-4 लाख वोटों से फिर उन्होंने जीत दर्ज की। तो जो जयपुर शहर लोकसभा सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। और अब की बार
भारतीय जनता पार्टी ने रामचरण बोरा की जगह मंजू शर्मा को, जो भाजपा के राजस्थान के दिग्गज नेता रहे हैं जनसंघ के समय से ही, उनकी पुत्री मंजू शर्मा को यहाँ से उन्होंने टिकट दिया और टिकट देकर मनीष बादकरे चुनावी मैदान में उतारा। उधर से कांग्रेस ने पहले टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, लेकिन उसके बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास जो पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, उनके ऊपर उन्होंने दांव खेला। तो कहीं ना कहीं जो जयपुर शहर की सीट है वो पूरी तरह से सुरक्षित सीट नजर आ रही है। और तो अगर हम जयपुर ग्रामीण सीट की बात करते हैं तो ये जातिगत फेर में फंसी हुई है। जी सुमन, देखिए पहली बात सुमन बात करें जयपुर ग्रामीण सीट। जयपुर ग्रामीण सीट सिर्फ नाम ग्रामीण है, क्योंकि जयपुर शहर और ग्रामीण, शहर में भी ऐसी बात नहीं है। शहर वाली जो सीट है उसमें भी ग्रामीण एरिया है, जहाँ से मैं खुद रहता हूँ, जिस क्षेत्र में मैं खुद रहता हूँ मेरा रूरल एरिया है। तो जयपुर के जो बंटवारा किया गया सीटों का, इसका दो नाम दे दिया कि जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। लेकिन जयपुर ग्रामीण में जो सीट है वह ग्रामीण मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जयपुर शहर में की बात करें तो जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा भी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आती है, जो एक प्रकार से शहर है। तो वहीं से अलवर की बॉर्डर तक, बहरोड तक, कोटपुतली तक ये टच हो रही है जयपुर ग्रामीण सीट। और यहाँ के अगर हम जातीय फैक्टर की बात करें और आंकलन लगाए तो यहाँ पर यादव समुदाय समाज है वो भी बहुसंख्यक है, जाट समाज है वो भी बहुसंख्यक है, सैनी समाज है वो भी बहुसंख्यक है, राजपूत समाज है वो भी बहुसंख्यक है। हालांकि लोकसभा चुनाव है, देखिए इतना सा मैं आपको कह दूं, लोकसभा चुनाव में जातीय फैक्टर सुमन इतना प्रभावित नहीं करता वोटरों को, क्योंकि जितने छोटे चुनाव होते हैं उतने छोटे चुनाव में जातीय जो समीकरण होते हैं वो जातीय समीकरण सबसे ज़्यादा फैक्ट डालते हैं। जी। बात करें जयपुर ग्रामीण सीट की, तो जयपुर ग्रामीण सीट से राव राजेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, और जब वो विधानसभा में बोलते हैं प्रभाव है वो कहीं ना कहीं उनको मिलता हुआ दिखाई देख रहा है। और रही बात अनिल चोपड़ा, अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण के लिए काफ़ी 5 साल 6 साल से लगातार सुमन मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छी उन्होंने कोशिश की है, बहुत अच्छा पहली बार देखने को मिला है कि अब की बार जयपुर ग्रामीण में 2 धुरंधरों के बीच में टक्कर, क्योंकि हम धुरंधर बोल सकते हैं अनिल चोपड़ा को। राजस्थान विश्वविद्यालय से किसान का बेटा था, राजस्थान विश्वविद्यालय की वो राजनीति में एंट्री करता है, राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलकर वो सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ता है। तो कहीं ना कहीं धुरंधर नेताओं की श्रेणी में वो आता है, नया चेहरा है, नई युवा टीम उसके साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मोदी का प्रभाव है, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार 400 पार, तो उसका प्रभाव जो है सुमन वो जयपुर ग्रामीण सीट पर देखने को मिल सकता है। रही बात अनिल चोपड़ा की, अनिल चोपड़ा ने बहुत अच्छी मेहनत की है, और साथ में पहली बार राजस्थान के इतिहास में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट सबसे बनी है, पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी कांग्रेस के नेता ने, क्योंकि पहले राज्यवर्धन सिंह ने भी चुनाव लड़ा था यहाँ पर, जो अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार के मंत्री है, तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस सीट से कोई मुकाबला करने के लिए बंदा आया है। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। नतीजा यह रहेगा दोनों के बीच में जो अंतराल होगा, क्योंकि हर दर्शक और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि जयपुर ग्रामीण के बीच में अगर अंतराल होगा तो कितना होगा। मैं आपको इतना बता दूं कि 1.5 लाख से 1,35,000 से 1,90,000 के बीच में मुकाबला रहेगा। जो भी चुनाव जीते, कौन, मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि राव राजेंद्र सिंह चुनाव जीतेंगे या अनिल चोपड़ा चुनाव जीतेगा, कोई भी चुनाव जीते, लेकिन इतना कह रहा हूं कि 1,35,000 से 1,90,000 के बीच में अंतराल यहां पर साफ देखने को मिल रहा है। ओम प्रकाश, बात करें दौसा लोकसभा सीट की, जी, जहां से राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जिस सीट के लिए अपने पद को त्यागने की बात कर रहे हैं, जी, क्या लगता है पद छूटेगा? देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है मनीष, कि एक पूर्वी राजस्थान का एक कद्दावर नेता, और वो कद्दावर नेता जिन्होंने पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार के नाक में नकेल डालकर काम करा, चाहे वो एसीबी से संबंधित काम हो, चाहे वो एसआईटी गठित करवाने का काम हो, चाहे वो पेपर लीक माफियाओं का काम हो, या
पेयजल से संबंधित काम हो, अगर विपक्ष की भूमिका राजस्थान में पिछली सरकार में अगर निभाया है तो वो था किरोड़ी लाल मीणा। और किरोड़ी लाल मीणा का ये बयान सामने आया था, 2-3 बार उन्होंने ये बयान दे दिया है कि अगर दौसा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है, यानी कन्हैया लाल मीणा चुनाव नहीं जीतते हैं, तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। ये तो इस्तीफा देना नहीं देना ये तो बाद की बात है, क्योंकि ये सियासत है मनीष। ऊंट किस करवट बैठे कोई पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि दौसा की सीट पर अब की बार कांटे की टक्कर है। और भारतीय जनता पार्टी के कन्हैया लाल मीणा और उधर कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा, दोनों के बीच में बिल्कुल एक बारीकी घमासान, जिसको हम बोल सकते हैं मनीष, वो बारीकी घमासान दिखाई दे रहा है। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, दौसा सीट में भी जो ग्रामीण अंचल है, चाहे वो चाकसू ब्लॉक हो, माधुराजपुरा ब्लॉक हो, रैनवाल ब्लॉक हो, इधर बस्सी ब्लॉक हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी मुरारी लाल मीणा की ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छी पकड़ इन्होंने, बहुत सादगी से चुनाव लड़ा, बहुत अच्छी पकड़ इन्होंने बनाई और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। मुरारी लाल मीणा की जो छवि है और कन्हैया लाल मीणा की जो छवि है, दोनों की साफ छवि है। एसटी बाहुल्य सीट है, सबसे ज़्यादा मीणा समाज के यहाँ पर वोट है, दोनों में टक्कर है। अदर समाज किस करवट बैठता है वो आने वाली जो 4 तारीख है वो निर्णय करेगी। अगर हम बात करते हैं शेखावाटी की, तो शेखावाटी में सीकर सीट हॉट सीट बनी हुई है, तो इसके रुझान के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए सुमन, शेखावाटी सीट की हम बात करें, शेखावाटी के अंतर्गत 3 सीटें आती हैं जी। आपने जो क्वेश्चन किया है वो सीकर सीट का किया। बिल्कुल। सीकर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सुमेनानंद सरस्वती जो महाराज श्री हैं वो चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं पर अमराराम जो है वो पहले विधायक भी रह चुके हैं और वो चुनावी मैदान में है। इंडिया के गठबंधन के रूप में, इंडिया गठबंधन के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा है। सीकर सीट में कांग्रेस ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और यूँ कहें कि यहाँ पर शेखावाटी में जो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है जी, क्योंकि वो भी वहीं से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा की साख भी दांव पर है कि उनकी वहाँ उस क्षेत्र की 3 सीटें हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। अमराराम कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा के भी नज़दीकी माने जाते हैं, चाहे वो समाज से ले लो या किसी अन्य विकल्प से ले लो। अमराराम ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। उधर स्वामी सुमेनानंद सरस्वती ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है तो वो सिर्फ शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। अगर कहीं से नितिन गडकरी भी चुनाव लड़ रहा है तो वो भी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है, या स्मृति ईरानी भी चुनाव लड़ रही है तो वो भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इनका जो वोट मांगने का काम है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने सभाएं की उसके आधार पर भी आकलन लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई बड़ा चेहरा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बात करें सीकर सीट की, सीकर सीट पे दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में घमासान है। मैं सिर्फ उन्हीं सीटों की बात कर रहा हूँ जिन सीटों पर घमासान है। शेखावाटी सीट पर दोनों में घमासान है। अमराराम के जो कार्यकर्ता हैं, अमराराम के जो समर्थक हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम 1,20,000 1,25,000 से ये चुनाव जीत रहे हैं। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम 2 लाख पार हो रहे हैं जी। लेकिन दोनों ही, मैं तो ये मानता हूँ, कहीं ना कहीं अपने जो भावुक भाषण है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच में अब की बार शेखावाटी में जो टक्कर है वो कांटे की टक्कर है। और अमराराम और सुमेनानंद स्वामी दोनों में से अगर कोई मजबूत पक्ष में अगर कोई दिख रहा है वर्तमान समय में तो वो कहीं ना कहीं अमराराम दिख रहा है जी। अमराराम पूरी तरह से चुनाव निकालने के मोड़ पर है और चुनाव निकालने के मूड से ही उन्होंने ये चुनाव लड़ा था। और लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ से चुनाव जीतकर अगर सुमन निकल जाती है तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 2 बार के सांसद रहे हैं सुमेनानंद सरस्वती। और इस क्षेत्र को, सीकर के क्षेत्र को एक शिक्षित क्षेत्र माना जाता है।
तो कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर वोटिंग हो सकती है, मोदी के नाम पर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती है वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमराराम भी कमज़ोर पक्ष नहीं है। दोनों के बीच में मुकाबला है, अंतर विशेष नहीं रहेगा। 50,000 से 70,000 के बीच में दोनों के बीच में मुकाबला रहेगा। अब लीड कौन लेकर निकलता है, क्योंकि इतने बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, लाखों की संख्या में मतदाता है। अगर कोई 50-60 हज़ार से चुनाव जीतता है तो इसमें बड़ी भारी बात नहीं है। सुमन, ओम प्रकाश, बात करें शेखावाटी की झुंझुनू लोकसभा सीट की, तो क्या लगता है कांग्रेस इस बार खाता खोलेगी या बीजेपी बरकरार रहेगी? देखिए, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया है मनीष जी। मनीष, सबसे पहले तो बात करें झुंझुनू की। झुंझुनू में कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस की बात करने से पहले अगर सबसे पहला कोई नाम आता है तो वहाँ पर ओला परिवार का नाम आता है। विजेंद्र ओला यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं पर जो झुंझुनू से शुभकरण चौधरी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनकी सादगी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो उधर ओला परिवार की सादगी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर मजबूती की बात करें तो मजबूती में शुभकरण चौधरी थोड़े मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास में झुंझुनू क्षेत्र में ही नहीं अपितु भारतीय जनता पार्टी के पास में तो एक ऐसा चेहरा है जिस चेहरे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र ओला जो पहले परिवहन मंत्री भी रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार में, और उसी परिवार से विजेंद्र ओला चुनाव लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी लोगों को कहीं ना कहीं एक जब वोटिंग करने जाते हैं तो कहीं उनके मानसिकता में आ जाती है कि अब की बार किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। हालांकि दोनों पार्टियां आपस में टक्कर मान रही है। शुभकरण चौधरी जो है वो मजबूती के साथ में यहाँ पर चुनावी मैदान में है, और लगभग दावा यह भी किया जा रहा है, और जैसे कई आंकड़े निकल कर बाहर आ रहे हैं। जैसे अब सबसे बड़ा आंकड़ा हम मानते हैं फलोदी सट्टा बाजार को। फलोदी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा भी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में है। चुनावी मत है, जब व्यक्ति वोटिंग करने जाता है तो कहीं ना कहीं वो शीर्ष नेतृत्व को देखता है, और यहाँ पर जो झुंझुनू है वो कोटा के बाद में अगर शिक्षित क्षेत्र में अगर आता है तो वो कोटा के बाद में झुंझुनू आता है। और हम बात करें झुंझुनू की, तो झुंझुनू आज से नहीं, झुंझुनू का इतिहास तो विश्व पटल पर वर्षों से है। राजस्थान के सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली जैसलमेर बाड़मेर की हॉट सीट जी, जिसपे त्रिकोणीय मुकाबला है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां क्या कैलाश चौधरी अपना गढ़ बचा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो सुमन मैं आपको इतना बता दूं, वहां कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं जी। जिस प्रकार से हिट वेव चल रही है उस प्रकार से वहां का एक प्रत्याशी सिमट चुका है जी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो सिमट चुका है पूरी तरह से। चाहे वो फलोदी सट्टा बाजार कहे या राजनीतिक आकलन कहे या राजनीतिक विश्लेषक कोई भी कहे, वहां पर अगर टक्कर है तो दो के बीच में टक्कर है, दो प्रत्याशियों के बीच में टक्कर है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चौधरी, जो मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, प्रधानमंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो वो चुनावी मैदान में। उधर से उम्मेदाराम बेनीवाल जो पहले 2 बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, वो चुनावी मैदान में। पहली बार जोधपुर विश्वविद्यालय से निकले छात्र संघ का अध्यक्ष बनकर पहले ही चुनाव में निर्दलीय ताल ठोकी और शिव से विधायक बन गए, वहां से रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में। तीनों चुनावी मैदान में जब रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में आया और उन्होंने ऐलान किया कि मैं अब की बार यहां से लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, तब से ही राजनीतिक हलकों ने यह मान ली कि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि अगर बाड़मेर जैसलमेर सीट से कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं हो। और वहाँ की अगर हम मजबूती की सीट की बात करें तो अगर पहली वरीयता पर अगर आंकड़ों के हिसाब से हम बात करें, नतीजे क्या रहेंगे, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है या हम कोई ज्योतिषी नहीं है कि मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं भाई, किसी का हाथ देकर मैंने ये बता दिया भाई ये जीत गया, क्योंकि आप पैनल में मैं आपके बीच में मैं बैठा हूँ। सिर्फ मैं एक बात कर सकता हूँ, कह सकता हूँ कि इस प्रकार से ये राजनीतिक समीकरण है। तो राजस्थान में एक ऐसी सीट है जिस पर काफी बयानबाजी भी हुई है, प्रदेशवासियों की निगाहें उस सीट की ओर जा रही है, जहां पर एक तरफ हनुमान बेनीवाल है तो दूसरी तरफ ज्योति मिर्धा है। क्या कहना? देखिए, नागौर की राजनीति है, शेखावाटी की राजनीति के साथ साथ में अगर महत्वपूर्ण कोई राजनीति की चहलकदमी होती है तो वो नागौर में होती है, क्योंकि आज से नहीं
चाहे वो मिर्दा परिवार से हो तो मिर्दा परिवार से ज्योति मिर्दा वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के तहत जो आरएलपी के सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल वो मैदान में। नागौर की सीट वो सीट है कि पिछली बार भी हनुमान बेनीवाल ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था और वो चुनाव जीतने में सफलता उन्होंने प्राप्त कर ली थी। अब वहाँ दो विपरीत परिस्थिति आ रही है मनीष। पहली विपरीत परिस्थिति, कोई आदमी कहता है कि हनुमान बेनीवाल ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनाव लड़ा, ठीक है। उधर से कई लोग कहते हैं कि ज्योति मिर्दा तो पिछली बार कांग्रेस के सपोर्ट में थी, अब की बार वो भारतीय जनता पार्टी के आ गई। तो दोनों के बीच में जो घमासान है वो घमासान जबरदस्त है। और रही बात नागौर की सीट पर, तो नागौर की जो सीट है ये सीट बयानबाजी के आधार पर चलती है। कौन किसके खिलाफ ज्यादा बयान दे रहा है उसी की ये मान लीजिए कि जीत होना लगभग संभव सी हो जाती है। ज्योति मिर्दा बयान पे बयान दे रही है, हनुमान बेनीवाल बयान पे बयान, हालांकि ये बयानबाजी है राजनीति की, हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्दा के बीच में जो टक्कर है यह टक्कर इतनी घमासान है कि 20,000 से 30,000 के बीच में दोनों के बीच में अंतराल रहेगा। जीत ज्योति मिर्दा भी सकती है, हनुमान बेनीवाल भी जीत सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन जो चुनावी मैदान की जो पृष्ठभूमि है वो पृष्ठभूमि मनीष ये कह रही है कि 20,000 से 30,000 के बीच में दोनों के बीच में ये जो अंतराल है यह अंतराल रहेगा। और शेखावाटी के अंतिम छोर की सीट चूरू की बात करें तो ओम प्रकाश, क्या कांग्रेस अब वहां पर फतेह कर सकती है? देखिए, चूरू की हम बात करते हैं, चूरू का नाम तो विश्व के पटल पर पहले से प्रसिद्ध है कि अगर विश्व में अगर कहीं से जब दुश्मनों के ऊपर गोले दागे गए थे तो अगर विश्व में पहला किला चूरू का किला था जहां से चांदी के गोले दागे गए थे। और अब की बार चांदी के गोले तो नहीं दाग रहे इस राजनीतिक युद्ध में, लेकिन शब्द बेनी जो बाण है वो जरूर छोड़े जा रहे हैं, शब्दों के गोले दागे जा शब्दों के गोले दागे जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर राहुल कस्बा मैदान में जो पहले यहाँ के राजनीति के सिरमौर भी रहे हैं, दूसरी तरफ देवेंद्र झाझड़िया जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है वो मैदान में है। देवेंद्र झाझड़िया भारतीय जनता पार्टी से हैं और मोदी जी जब यहाँ सभा करने आए थे तब मोदी ने कहा था कि ये मेरे परिवार का सदस्य है। और देवेंद्र झाझड़िया को डायरेक्ट एक जिस प्रकार फ्लाईओवर से उतारा जाता है उस प्रकार से उतारा गया चुनावी मैदान में। तो देवेंद्र झाझड़िया की अगर हम पक्ष की बात करें तो सबसे पहला पक्ष तो यही है कि युवा वर्ग का ये आइकन है, एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जिसने विश्व पटल पर देश का नाम बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है वो उसकी ओर अग्रसित नज़र है। और दूसरी ओर बात करें कि उनकी जो सिंपैथी है, जिस प्रकार से उनका जो सलीका है, उनकी जो सिंपैथी है वो सिंपैथी भी कहीं ना कहीं आमजन के साथ सुमन जुड़ी हुई नज़र आ रही है। राहुल कस्बा की बात करें तो राहुल कस्बा का राजनीतिक कैरियर बचपन से ही शुरू हो गया था। इनके पिताजी के समय से ही इनका जो राजनीतिक कैरियर था वो प्रारंभ हो गया था। राहुल कस्बा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और जिस प्रकार से वो चुनावी मैदान में है, कांग्रेस के चुनावी मैदान में आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी, कांग्रेस का जो प्रभाव है वो प्रभाव भी उनको मिलेगा। लेकिन अगर मजबूती पक्ष की बात करें तो मजबूती पक्ष में देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कस्बा के बीच में, दोनों के बीच में जो टक्कर है वो शानदार टक्कर है। भरतपुर सीट पर भाजपा के रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस की संजना जाटव है जी, तो उनके मध्य क्या देखिए ये सीट है, ये सीट जाति समीकरण में फंसी हुई सीट है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। एक तरफ जो रामस्वरूप कोहली है सांसद रहे हुए जी, दूसरी तरफ जो जाटव है, संजना जाटव है, वो उनकी अगर हम राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कोई महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि नहीं है। हालांकि राजनीति में उनका पारिवारिक राह है, परिवार राह है, लेकिन वर्तमान की स्थिति में बात करें तो अगर राजनीति में जातिगत समीकरणों की बात करें तो जातिगत समीकरणों से संजना जाटव है जी, वो चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। अगर जातीय फैक्टर वहां से सुमन प्रभावित करता है इन चुनावों में
तो वहां से संजना जाटव चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। और अगर जातीय फैक्टर वहां से प्रभावित नहीं होता है तो वहां से जो रामस्वरूप कोहली है वो वहां से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तो 4 तारीख को पता लग पाएगा सुमन कि कितना क्या जातीय प्रभाव वहां पर हावी रहा है, कितना राजनीतिक प्रभाव वहां पर हावी रहा है, कितने वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो हावी रहे हैं। वहां के चुनाव 2 प्रकार से वहां पर चुनाव, इतना मैं कह सकता हूं, 2 प्रकार से वहां से चुनाव हुए हैं। मैं खुद जाके आया था वहां उस सीट पर। 2 प्रकार से चुनाव हुए हैं। एक तो राजनीतिक हलफनामों के रूप में चुनाव हुए हैं जो विकास के नाम पर चुनाव हुए, दूसरे वहां पर चुनाव हुए हैं जातीय फैक्टर के रूप में चुनाव हुए हैं। अब दोनों में से राजनीतिक फैक्टर मजबूत रहता है या जातीय फैक्टर मजबूत रहता है, यह परिणाम आने के बाद सुमन पता लग पाए। जी ओम प्रकाश, बात करें करौली लोकसभा सीट की, जी, जो पूरी राजस्थान की मुख्य सीट है, क्या रुझान रहेगा? देखिए, करौली लोकसभा सीट पर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की इंदु देवी जाटव है वो चुनावी मैदान में है। वहीं पर कांग्रेस के भजन लाल जाटव यहाँ पर चुनावी मैदान है। ये पूर्वी सीट है, ये करौली की वो सीट है जहाँ पर विकास के नाम पर तो कम, लेकिन जातीय प्रभाव यहाँ पर बहुत अधिक देखा जाता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव में, चाहे वो पंचायती राज चुनाव में हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव में। दोनों एक ही वर्ग के ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी का भी मनीष और कांग्रेस का भी, दोनों एक ही जाति वर्ग के हैं। तो यहाँ की हम बात करें करौली की, तो यहाँ पर अगर मजबूत स्थिति में अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पर, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। राजस्थान में तो विशेष करके यहाँ पर चुनाव अगर कोई लड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वो शीर्ष नेतृत्व है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो चुनाव हो रहे हैं, अगर वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को अगर वोट मिलते हैं तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत पक्ष में है। और अगर वहाँ पर अगर व्यक्ति विशेष के चेहरे पर अगर चुनाव वोटिंग होती है तो वो कांग्रेस के नाम पर वोटिंग नहीं होगी, हुई होगी। वो अगर वोटिंग हुई होगी तो भजन लाल जाटव के नाम पर वोटिंग हुई होगी। दोनों के बीच में घमासान है और ये कहा जा सकता है कि जो अंतराल की कड़ी होगी दोनों के बीच में वो लगभग 1 लाख से 1,30,000 वोटों के बीच की मनीष दोनों की जो कड़ी होगी वो 1 लाख से 1,30,000 वोटों के बीच में दोनों का अंतराल वहां पर देखने को मिल सकता है। ओम प्रकाश, क्या लगता है जहां लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर है वहां पर मोदी का चेहरा प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने शुरुआत में कहा था कि कई मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में, स्थानीय मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में नहीं है मनीष। बात करें राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, साथ में जुड़ी जो आरएसएस है वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, धारा 370 के मुद्दे को लेकर, साथ में 3 तलाक के मुद्दों को लेकर और साथ में कश्मीर जैसी समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। तो वहीं पर अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस सिर्फ एक मुद्दे को लेकर राजस्थान में चुनावी मैदान में, वो है कि हमारा पिछले 5 साल का विकास का रिपोर्ट कार्ड देखिए और हमें वोट कीजिए। अगर विकास के रिपोर्ट कार्ड में भी बात करते हैं तो पूर्ववर्ती सरकार कहीं ना कहीं युवा वर्ग के लिए विशेष करके फेलियर साबित हुई है। जैसे पेपर लीक का मामला हुआ हो, युवा वर्ग को कहीं ना कहीं ये बड़ा एक आघात लगा था पूर्ववर्ती सरकार में, चाहे वो एसआई का पेपर हो, चाहे वो रीट का पेपर हो, सेकंड ग्रेड का पेपर हो, जैन का पेपर हो या अन्य कोई पेपर हो। जिस प्रकार से जो 23 एग्जाम हुए थे, 21 से 23 के बीच में जो छोटे बड़े पूरे एग्जाम हुए थे, उनमें से 18 एग्जामों में पेपर लीक का दावा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरा था, पूर्ववर्ती सरकार को, कि आप ये से क्या हो रहा है राजस्थान में जो पेपर, क्योंकि ये पेपर लीक का मामला यही नहीं था, ये दिल्ली के संसद में भी गूंजा था जी। दिल्ली की संसद में भी पेपर लीक का मामला हुआ था। हालांकि पेपर लीक कई स्टेटों में हुए हैं, लेकिन विशेषकर से राजस्थान में जिस प्रकार से जो हुआ था पूरा मामला, उस मामले को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान नजर आ रहा है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के पास में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो मुद्दा एक तो ERC पे राजस्थान में,
जिसे हम पूर्वी राजस्थान की बात करें, जैसे अभी बात हो रही थी करौली की, इधर वाली सीट की, दौसा की ये सीटें, तो ये ईआरसीपी के अंतर्गत आती है। तो ईआरसीपी भी एक राजस्थान का महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। जब से बजरलाल सरकार बनी उसके बाद कमेटी गठित हुई और तुरंत ईआरसीपी की घोषणा यहाँ पर हो गई। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके चेहरे पर जो राजस्थान में चुनाव हुए हैं उसका फायदा कई सीटों पर मिलेगा। और कई पर क्या, लगभग मैं तो इतना कह सकता हूं कि लगभग 21 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं 23 भी हो सकती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 23 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी अब की बार राजस्थान में ले सकती है। मनीष जी, 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव के वोटों की मतगणना को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर लोकसभा सीट पर मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। यह भी तय हो चुका है कि कितने राउंड में कहां मतगणना होगी। लोकसभा चुनाव रिजल्ट एवं एग्जिट पोल के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। राजस्थान के लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर परिणाम के दिन हम एक बार फिर आपके साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।